हाँ जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो इस पास पेपर आई एम गोइंग बैकवर्ड्स। तो अक्टूबर 2021 पेपर 23 का क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यू कैन सी हियर अगेन, ये आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो दिस विल हेल्प यू। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टी लिमिटेड एट 30 जून। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है, ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए ना आपको जो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा, विच इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और इसके लिए बिकॉज दिस इज गिवन टू यू एट 8.8 टाइम्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें ढूंढनी है और एवरेज इन्वेंट्री, हम इन दोनों की एवरेज निकाल सकते हैं। मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको इसकी एवरेज मिल जाएगी, विच वुड बी 50,500। तो 50,500 को अगर आप 8.8 से मल्टीप्लाई कर दें, that would give you your cost of sale, which would be 444400। सही है। देन फॉर रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिन दिया हुआ है, अगर मार्कअप दिया होता ना तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मैं इसी का 45% इसमें ऐड कर लेता, लेकिन क्योंकि मार्जिन दिया हुआ है तो हम ये कहेंगे कि यार सेल्स विच इज रेवेन्यू जो हमें ढूंढना है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब मसला क्या है कि हमें सेल्स नहीं पता लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, विच इज 444400। दिस शुड बी इक्वल टू 45% ऑफ एक्स, विच इज योर प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, क्योंकि 45% है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो 45% ऑफ एक्स जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 0.55x equals to 444400, and when you divide it by 0.55 you should get 808,000. Basically another way is unitary method। ये जो आपको cost of goods sold दी है 444400 की, ये जो है ये 55% है, क्योंकि 45% तो प्रॉफिट है and you want to find 100%. if you cross multiply you would get this. Okay, फिर वो कह रहा है the following balances were extracted on the books of accounts at 30th June 2021 and following। ये आप इसने आपको कुछ बैलेंसेस दे दिए हैं कि कितने डिवेंचर हैं, कितने एडमिन एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्टर्स की क्या रिम्यूनरेशन है। ये एक्सपेंस होता है डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, सही है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, वेजेस एंड सैलरीज। तो हमें इसको और इसको भी बेसिकली एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन में ही डालना पड़ेगा। उसका उसने स्प्लिट हमें कहीं ना कहीं बताया होगा, जैसे उसने हमें यहाँ बताया हुआ है कि वेजेस एंड सैलरीज का 30% और 70% करना है और डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन में 75 और 25 करना है। और उसने हमें डेप्रिसिएशन भी बता दी है कि इस तरह डेप्रिसिएशन होगी, मोटर व्हीकल फॉर ऑफिस स्टाफ, डिलीवरी व्हीकल। अब मोटर व्हीकल फॉर ऑफिस स्टाफ की जो डेप्रिसिएशन है ना वो एडमिन होती है, और डिलीवरी से कोई भी चीज रिलेटेड होगी ना तो दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो याद रखना पड़ेगा। क्रेडिट कस्टमर ओइंग एक बैड डेट हो गया और इसने फिर हमें ये बताया हुआ है कि हमारे टोटल ट्रेड रिसीवेबल जो है उसकी परसेंटेज बताई हुई है कि कितने परसेंट 0 to 60 डेज है, ताकि हम वो प्रोविजन लगा सकें। तो उसको भी देख लेंगे, बट अभी हमें करना क्या है। पहले तो वो कह रहा है कैलकुलेट द बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 30 जून। देखो हमें ओपनिंग प्रोविजन तो पता है विच इज 1235, लेकिन अभी हमें पहले ये ढूंढना है बेटा कि हमारे जो क्लोजिंग प्रोविजन है वो कितना होगा। तो बेसिकली यू कैन सी हियर कि हमें जो ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं बेटा दैट इज 110360। कैन यू सी दिस ट्रेड रिसीवेबल? ओके, अब इस ट्रेड रिसीवेबल में एक बंदा has been declared bankrupt and that is to be written off to admin expenses। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपने ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने पड़ेंगे। मतलब इसमें से हमें 2360 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो तो बैड डेट हो गया। तो आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स बच गए वो बच गए 1,08,000।
वो ये कह रहा है इस 1,08,000 में, ये जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 1,08,000 के, इसमें 75% लोग जो हैं वो हमें 0 to 60 डेज वाले हैं, ठीक है। और 15% लोग जो हैं वो 61 to 90 डेज वाले हैं। तो 0 to 60 डेज वाले पे तो हम प्रोविजन लगा ही नहीं रहे हैं। 0 to 60 डेज पे देयर इज नो प्रोविजन, ठीक है। तो मतलब इसका जो 75% है उस पर तो प्रोविजन लगेगा ही नहीं। अब जो इसका 15% और 10% रह गया है, मतलब जो इसका 15% होता है वो होता है 16,200, कह रहा है इस पे। और ये जो 10,800 है इस पे, इन पे आपने प्रोविजन लगाना है, इन पे 2.5% लगाना है, इन पे 10% लगाना है। तो जब आप ऐड करोगे तो इन वालों पे जो प्रोविजन आएगा वो आएगा 405, विच इज 16,200 इंटू 2.5%, या 108,000 इंटू 15% इंटू 2.5%। और जो अगले वाले उन पे प्रोविजन आएगा 1080। तो आपका जो टोटल प्रोविजन होगा दैट वुड बी 1485। हाँ, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम 1235 और 1485 को कंपेयर करेंगे, लेकिन अभी तो वो आपसे टोटल प्रोविजन पूछ रहा है, ठीक है। फिर वो कहता है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, यूज द स्पेस इन द नेक्स्ट पेज फॉर द वर्किंग। तो आपको ये इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इसमें रेवेन्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, 808,000 था। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि हमें वो मार्जिन वगैरह दिया हुआ था, तो हमने उसी से निकाली थी। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी, और रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर निकाला था। दिस वुड बी 6,363,600। फिर जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं उनके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे इसने इधर यहाँ पे हमें वर्किंग का डब्बा दिया है, तो इधर आपको वर्किंग दिखानी चाहिए। देखो, जो इसने एडमिन एक्सपेंसेस हमें एज पर द क्वेश्चन दिए हैं वो हैं 55,900। अब आपको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 55,900 है, इसमें सबसे पहले तो इसने बोला है जो डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन है, मतलब सैलरी, डायरेक्टर्स की जो सैलरी होती है उसको रिम्यूनरेशन बोलते हैं, एज एन उनकी कॉम्पनसेशन। तो ये जो 62,400 है, उसने बोला है इसका 75% एडमिन में जाना चाहिए। तो 62,400 का अगर आप 75% लेंगे तो वो 46,800 आता है। तो एक तो ये एडमिन में जाएगा, सही है। दूसरा, जो डेप्रिसिएशन है वो हमें डालनी है सारी की सारी, ये वाली जो ऑफिस स्टाफ की डेप्रिसिएशन है, हमें वैसे खुद नहीं निकालनी है, इसने निकाल के दी हुई है। तो इसलिए शायद कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो रहा हो, लेकिन ये तो आसान है अगर उसने निकाल के दी है। अच्छा, वेजेज वेजेस एंड सैलरी जो है 88,300 की, उसमें सबसे पहली बात तो एक ओइंग है। तो 88,300 में आप पहले 3,800 ऐड करेंगे, सही है, ताकि आपको असली वेजेस पता चले, विच इज आई थिंक 92,100। अब इसका 30% हमने एडमिन में डालना है, विच वुड बी 27,630। फिर उसने बोला जो बैड डेट हुआ है आपका 2360 का, उसको भी एडमिन में डालना है। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, जो पुराने प्रोविजन और नए प्रोविजन का डिफरेंस है 1235 और 1485 का, विच आई थिंक इज 250, है ना। 1485 माइनस 1235, या तो 250 भी इधर जाएगा। तो उसकी वजह से अब आपके टोटल एडमिन एक्सपेंसेस 159,340 होंगे। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में उसने हमें बताया हुआ 59,200 है जो उनका ओपनिंग बैलेंस है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके अंदर भी हमें डायरेक्टर की इन्यूमरेशन डालनी है, लेकिन 25% डालनी है। जैसे उसमें 75% डाली थी, उसमें 25% डालनी है। तो दैट वुड बी लाइक 15,000, दैट वुड बी आई थिंक डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन हमें दी हुई है 62,400 ना। तो 62,400 का हमने 75% इधर डाला था, विच वॉज 46,800। 62,400 into 25%, so this should be 15,600। मार्क्स स्कीम में कुछ और लिखा हुआ है। wages and salaries, हाँ, ये भी तो है।
ये 12,000 का a bonus was due to be paid to the sales director. अब क्योंकि वो सेल्स डायरेक्टर है बेटा, तो इस वजह से $12,000 का बोनस डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है। देखो ये जो बोनस है, देखिए आपकी जो डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन है ना, वो 62,400 है। इसको तो हमने 75% और 25% स्प्लिट किया है, और ये जो 12,000 का ड्यू है, ये पूरा का पूरा इस 25% में जाएगा, क्योंकि सेल्स डायरेक्टर का है। तो दिस शुड बी 62,400 into 25% plus 12,000, which would be 27,600. सही है। फिर एक डेप्रीसिएशन तो पूरी की पूरी इसमें जा रही है, जो 32,800 की डेप्रीसिएशन है, और वेजेस एंड सैलरीज को भी हमने आई थिंक यहाँ पे 70% लेना है, तो ओइंग ऐड करके 92,100 का अगर आप 70% लें तो 64470 आता है, जो इधर आएगा। तो ये आपके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बनेंगे। सो 159,340, और ये माइनस होगा 184,070 भी माइनस होगा। दिस वुड गिव यू योर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस व्हिच इज 20,190। नाउ व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? अब इंटरेस्ट के लिए द प्रॉब्लम इज कि वैसे तो हमें 96,000 का 8% लेना चाहिए ना, नॉर्मल क्वेश्चन। अगर आप 96,000 का 8% लेते हैं तो आगे आंसर आएगा 7680 वैसे। लेकिन इसमें एक इशू है। इशू ये है बेटा कि वो कह रहा है the 8% debentures were taken out on 1st November। 1st November का मतलब है कि हमने अभी भी कुछ इंटरेस्ट जो है ना वो नहीं पे किया हुआ। बेसिकली देखो, ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये आपको बता रही है कि आपने कितना इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया है। तो हमने ऑलरेडी 6350 पे कर दिया है। ये एडजस्टमेंट हमें ये बता रही है कि जो डिबेंचर है उस पर हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देना ही नहीं है, क्योंकि हमने ये डिबेंचर्स लिए नवंबर में थे। 1st नवंबर का मतलब होगा कि इट्स बीन 7 months, 8 months सिंस वी हैव टेकन द डिबेंचर्स, नवंबर दिसंबर और 6 महीने जून के। तो इस पे ना 8 महीने का जो इंटरेस्ट है वो लगना चाहिए। ओके, अब वो कह रहा है लेकिन इंटरेस्ट वाज पेड एवरी 3 months इन अरियर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st February। तो 3 months इन अरियर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st February का मतलब होगा बेटा कि हम जो 1st February को इंटरेस्ट देंगे वो नवंबर दिसंबर और जनवरी का होगा। तो उसके बाद फरवरी मार्च और अप्रैल का जो फरवरी मार्च और मई का जो इंटरेस्ट है वो हम 1st जून को पे करेंगे। और जो जून जुलाई का इंटरेस्ट है वो हमने, जून का जो इंटरेस्ट है वो हमने अभी तक पे नहीं किया होगा। देखो ना, लिखा इंटरेस्ट वाज पेड एवरी 3 months इन अरियर्स स्टार्टिंग ऑन 1st Feb। सो नवंबर दिसंबर और जनवरी का इंटरेस्ट हम फेब को देंगे, ठीक है। फेब मार्च और अप्रैल का इंटरेस्ट सॉरी हम 1st मई को देंगे, और मई और जून का इंटरेस्ट हमने नहीं दिया हुआ। बेसिकली हो ये रहा है कि 2 महीने का इंटरेस्ट हमने अभी तक नहीं दिया है। देखो, आपने जो डिबेंचर्स दिए हैं उसमें 2 महीने का इंटरेस्ट आपने अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि इंटरेस्ट वाज पेड एवरी 3 months इन अरियर्स स्टार्टिंग ऑन 1st Feb। तो जो 1st Feb को आपने इंटरेस्ट दिया होगा दैट वुड बी नवंबर दिसंबर जनवरी। फिर फरवरी मार्च और अप्रैल का इंटरेस्ट आप मई में दोगे, लेकिन मई और जून का इंटरेस्ट आपने अभी तक नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि 96,000 इंटू 8% इंटू 2/12 is still not paid। 96,000 इंटू 8% इंटू 2/12 is not paid। मतलब हमने अभी तक 1280 पे नहीं किया है, और 6350 पे कर दिया है। पूरे साल में जो इंटरेस्ट हमने पे किया है वो 6350 है। तो दैट बेसिकली मीन्स हमारे पूरे साल का इंटरेस्ट होना चाहिए 7630। बेसिकली कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ डिबेंचर पे ही इंटरेस्ट देना होता है। इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि मे बी दे हैव एन ओवरड्राफ्ट और व्हाटएवर, इनकी एक फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है हमें, उसने आपको ये बता दिया कि डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट अभी तक अनपेड है, और वो अनपेड इंटरेस्ट हमने पेड इंटरेस्ट में ऐड किया, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो इंटरेस्ट है दैट इज 7630। एंड दिस वे
you can calculate that your profit for the year should be 12560. और फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग, सॉरी मैंने इधर दिखा दी, बट मैं फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग ऐसे कर सकता हूँ कि आई कैन से जो मेरे डिबेंचर्स हैं 96,000 के, उस पे 8% इंटू 2/12 इज अनपेड, और इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं विच इज 6350। सही है, वैसे तो और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, अदर वर्किंग जरूरी नहीं होता ये भरो, लेकिन भरो तो अच्छा है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है आपने जब प्रॉफिट निकाल लिया तो उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है जिसमें इसने हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। इनफैक्ट उसने डाल के दिए हुए ओपनिंग बैलेंसेस। अब वो कह रहा है सबसे पहली ट्रांजैक्शन में द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड डाउनवर्ड्स। तो जब प्रॉपर्टी रीवैल्यू या कोई भी चीज रीवैल्यू होती है डाउनवर्ड्स, तो उसमें हमें पहली बात डिक्रीज करना होता है, इंक्रीज नहीं करना होता। अगर अपवर्ड हो रही होती तो हम यहाँ पे 10,000 इंक्रीज कर देते, लेकिन क्योंकि डाउनवर्ड हो रही है तो हमें यहाँ से 10,000 डिक्रीज करना होगा। अब रूल ये है बेटा कि अगर जितनी डीवैल्यूएशन हो रही है, मतलब जितने से वैल्यू नीचे गिर रही है, अगर उतना अमाउंट डीवैल्यूएशन रिजर्व में है तो फिर तो आप पूरा 10,000 यहाँ से निकाल सकते हो। बट अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में सिर्फ 7,500 है तो बाकी के 2,500 आपको इधर से निकालने पड़ेंगे। या आप ये भी कर सकते हो कि जो बाकी के 2,500 हैं वो आप अपने प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये जो 12560 है, इससे माइनस कर दो। बट क्योंकि हम प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो इस वजह से हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। बट आप चाहते तो आप अपने प्रॉफिट फॉर द ईयर से भी माइनस कर सकते हो। और फिर वो आपको बताता कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव थी या डिस्ट्रीब्यूशन की थी, और हम जो उसका लॉस है ना वो इन एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं बाय द वे, तो प्रॉफिट खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। बट अभी बिकॉज प्रॉफिट निकला हुआ है तो वी डोंट नीड टू रिड्यूस इट नाउ बिकॉज वी कैन रिड्यूस इट फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि बात एक ही है। सही है, मतलब यहाँ पे आता है ना प्रॉफिट फॉर द ईयर, एग्जामिनर ने हो सकता है मार्क्स स्कीम में एंड में लिखा हो, लेकिन आप कहीं पे भी लिख सकते हो। तो ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ये हमने निकाला है 12560। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आप चाहते तो आप ये 2,500 जो ऊपर वाला है ये 12560 से भी माइनस कर सकते थे, लेकिन बिकॉज उस वक्त तक आप प्रॉफिट निकाल चुके थे तो लाइक यू नो यू कांट गो बैक इन टाइम। ओके, फिर उसने बोला कि हमने एक राइट्स इशू किया, 1 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $2 फॉर एवरी 2 हेल्ड। तो वो कह रहा है हर शेयर जो है वो $2 का है। तो जब भी राइट्स इशू करते हैं हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने होते हैं। अब देखो यहाँ पे ना जैसे वर्किंग का डब्बा नहीं दिया हुआ, लेकिन यू हैव स्पेस टू डू वर्किंग हेयर, तो यू कैन ऑलवेज डू योर वर्किंग हेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप निकालोगे तो वो होंगे 440,000 डिवाइडेड बाय 2। तो इस कंपनी में अभी 220,000 शेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितने होंगे कि हम नए कितने शेयर्स बेचेंगे। सो 220,000 को अगर मैं इंटू 1/2 करूं, बिकॉज आई थिंक 1/2 राइट्स इशू है ना, राइट्स इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड जी। That means this company will sell 110,000 shares. At what price? At a premium of 0.75, which basically means we will sell it at 2.75, क्योंकि $2 से 0.75 ऊपर बेचेंगे। तो अगर आप 110,000 को 2.75 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे। तो अगर आप 110,000 को 2.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल 302,500 मिलेगा। और अगर आप 110,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका कैपिटल की वैल्यू मिलेगी विच इज 220,000 एंड 0.75 विल गिव यू द प्रीमियम। तो टोटल में 302,500 जाएगा। सही है, यहाँ पे 220,000 जाएगा, और जो प्रीमियम है इन दोनों के बीच में जो गैप है 82,500 का, दैट इज योर प्रीमियम। दिस वाज योर राइट्स इशू। ठीक है, फिर उसने बोला है बोनस इशू हुआ है 1 फॉर एवरी 10 हेल्ड। बोनस इशू करते हुए ना आपको ये नंबर ऑफ शेयर वेयर चक्कर में पड़ना ही नहीं होता। आप टोटल वैल्यू देख लो हमारे शेयर्स की टोटल अमाउंट कितनी है, भले $2 का हो $50 का हो, आपने ना टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स देखनी है विच इज नाउ इन माय ओपिनियन इज 660,000। टोटल डॉलर को ही आप जो टर्म्स ऑफ राइट्स इशू है विच इज 1/10
अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें 66,000 का बोनस देना है. दिस इज द अमाउंट ऑफ बोनस विच वी हैव टू गिव. तो बोनस में हम हमेशा क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को बढ़ाते हैं. शेयर कैपिटल को बढ़ाते हैं बाय द अमाउंट, और कोशिश करते हैं कि पहले प्रीमियम में से काटें, फिर अगर जनरल रिजर्व होता है तो उसमें, और फिर रिटेन अर्निंग्स. इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी यूज नहीं होता है, और होगा भी नहीं, अभी तो है भी नहीं हमारे पास. तो अगर मैं इसमें से बेटा 66,000 प्रीमियम से ही काट दूं, because I do have enough money in the share premium, then the last thing is कि we paid a final dividend of 0.05 on all shares. तो इस कंपनी में अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो हमें यहाँ पे ना डिविडेंड पे करना है. ये जो हमने डिविडेंड पे किया है, तो इस कंपनी में अब आपको निकालने पड़ेंगे. क्योंकि देखो पहले तो $440,000 के शेयर्स थे, तो इस 440 में मैं 220 जो मैंने राइट्स में इशू किए वो ऐड करता हूँ, और फिर 66,000 ऐड करता हूँ. लेकिन अगर इन तीनों को ऐड करूंगा ना, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मिलेंगे, अमाउंट मिलेगी. अमाउंट मतलब ये जो 726,000 है ना, ये अमाउंट है. सही है. मुझे इसको एक दफा पहले डिवाइड बाय 2 करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, बिकॉज एक शेयर $2 का है. दैट मीन्स इस कंपनी में 363,000 शेयर्स हैं अभी, और उसको अगर आप 0.05 से मल्टीप्लाई करते हो तो दैट वुड गिव यू 18150. दैट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड व्हिच वी आर पेइंग, व्हिच कम्स हियर एज 18150. एंड देन यू कैन जस्ट, ये जीरो हो जाएगा. You can write the values here, 78230 and 820730. That's your statement of changes in equity. फिर उसने थ्योरी में पूछा था, directors make use of accounting ratios to interpret the information contained in the financial statement. State the formula while calculating the non-current asset turnover. तो जो non-current asset turnover होता है उसका फॉर्मूला होता है sales upon non-current asset या revenue upon non-current asset. Said what information would obtain from calculating the, इससे पता चलता है कि हम अपने नॉन करंट एसेट्स को कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं. इट्स एन एफिशिएंसी रेशियो. तो ये कि हम कितनी अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं. हाउ एफिशिएंटली वी आर यूटिलाइजिंग द नॉन करंट एसेट टू जनरेट आवर रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू इज समथिंग व्हिच इज अ मेजर ऑफ सक्सेस. जितनी सेल होगी उतना बिजनेस ग्रो हो रहा है. Say 3 limitations of ratio analysis and comparing performance of businesses in the same industry. तो अगर सेम इंडस्ट्री में बिजनेसेस हैं, फिर भी क्या लिमिटेशन होगी रेशियोज की. तो देखो, एक तो पहली बात, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स रेशियो में इंक्लूडेड नहीं होते हैं. नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स लगते, मतलब लेबर किसके पास अच्छी है, किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस लेबर है, मोटिवेटेड लेबर है. इसी तरह जो रेशियोज होते हैं ना, even if the companies are in the same industries, they can have different accounting policies. Like एक स्ट्रेट लाइन यूज करती है, एक रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करती है, एक फीफो यूज करता है, एक एफको यूज करता है. दे कैन हैव डिफरेंट ईयर एंड्स. मतलब एक का ईयर हो सकता है जून में खत्म होता हो, एक का जुलाई में खत्म होता हो. तो इट्स हार्ड टू कंपेयर. Okay, they can have a different size of business. If they have a different size of business, then even if they are in the same industry, it's not fair to compare a giant with a mini. Okay, तो ये limitations हैं. इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है रेशो. एक और वो है, इग्नोर्स इन्फ्लेशन. ठीक है. तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन से पहले आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग.